दूर से देखे तो ज्वेलरी बहुत अच्छा और शोरूम वाला बिजनेस है, लेकिन चैलेंजेस तो सब चीज में। Challenges is always a growth. Growth and challenges are, it goes together. Starting a business is a different story. Living up to a legacy is more difficult than starting. हम अगर गूगल पे लिखते हैं गोल्ड रेट, आज का टुडेज गोल्ड रेट करते हैं, कुछ फिगर आ जाती है, लेकिन अगर ज्वेलर की शॉप पे चेक करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। When there was no Google, the rate used to come in the newspaper. That was the previous date. जब कस्टमर गोल्ड बाय करता है कहीं पे भी, क्या गलती कर सकते हैं वो? Purity is the first criteria. Trust is the another criteria. Pricing is the another criteria. ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी की, खास करके इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें? अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसमें आपको थोड़ा आपके हिसाब से कितना सेफ है ज्वेलरी ऑनलाइन बाय करना? जो स्कैम्स इंडिया में होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट पॉडकास्ट चैनल व्यूज एंड न्यूज, जहां लेकर के आते हैं हम ऐसी डिस्कशंस जो करती हैं मैटर, क्योंकि नॉलेज कभी खत्म नहीं होती। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही गेस्ट, एक ऐसी फैमिली से जिनकी ऑलमोस्ट 100 इयर्स की लेगेसी है ज्वेलरी इंडस्ट्री से। आज हमारे बीच में मिस्टर आशीष गोयल, जो खुद भी उसी बिजनेस में फॉर ऑलमोस्ट 3 डिकेड से हैं, और उनका ये गोयल द ज्वेलर्स, जो दिल्ली एनसीआर का बहुत ही जाना माना नाम है, ऑलमोस्ट 100 ईयर से है। ऐसी लेगेसी से आज हमें बात करने का मौका मिला, तो बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। नमस्कार। गोयल साहब, ऑलमोस्ट 100 साल से गोयल द ज्वेलर्स, दिल्ली एनसीआर का जाना माना, जो ये ऑलमोस्ट 10 डिकेड्स होने वाले हैं इस नाम को, तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। हमारे ग्रैंडफादर हरियाणा से दिल्ली आए और हमारे गुरुजी ने गुरु माता के कहने पे हमको ये चांदी का काम चालू कराया दिल्ली से। ये करीबन आप समझिए 1900 अर्ली 1930s की बात है, और जहाँ तक हमारे फादर कहते हैं वो 1935 से। तो जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की और आज इतने साल निकल चुके हैं और आपने खुद भी इसमें मोर देन 25 ईयर्स अब निकाल दिए हैं, हम्म, अगर कुछ शब्दों की बात करूं, वैसे तो लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी है ये, हम्म। तो कोई ऐसे मेजर चैलेंजेस जो आपने फेस करे अभी तक? क्योंकि वैसे तो दूर से देखे तो ज्वेलरी बहुत अच्छा और शोरूम वाला बिजनेस है, लेकिन चैलेंजेस तो सब चीज में। कोई चैलेंज आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से आई हैव contributed 35% of my life in this business. Challenges is always a growth. Growth and challenges are, it goes together. चैलेंजेस हमारे शुरू में ग्रेट ग्रैंडफादर के रहे होंगे कि प्री इंडिपेंडेंस में काम चालू किया और उनके अपने स्ट्रगल्स थे, और फिर हमारे फादर ने एक्सपोर्ट चालू किया, उनके अपने स्ट्रगल्स थे। फिर हमने यहाँ होलसेल का काम स्टार्ट किया, वो अपने स्ट्रगल्स हैं। और फिर मेरे लिए चैलेंज ये होता है कि स्टार्टिंग अ बिजनेस इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, लिविंग अप टू अ लेगेसी इज मोर डिफिकल्ट देन स्टार्टिंग अ स्टोरी, तो बिकॉज जो एक्सपेक्टेंसी होती है वो इमेज आपकी फादर की या ग्रैंडफादर की रहती है। एंड every individual has a different vision of doing business. Every person as an individual has a different USP of product, जो उनकी नहीं है शायद मेरी है, या मेरी नहीं है शायद उनकी है। जब हम बात ज्वेलर की करते हैं तो ज्यादातर लोग जिस ज्वेलर पे जाते हैं तो कई सालों तक एक ही ज्वेलर से उनका विश्वास सा बना होता है। हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं, तो इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? क्या डिजाइन्स, या ट्रस्ट रियली मैटर्स, या प्राइसिंग भी एक पॉइंट हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं वो रिटेन्ड रहे? दिस क्वेश्चन हैज अ फ्यू एंगल्स टू इट। हम अपने फादर के टाइम तक देखें तो वो ट्रस्ट ज़्यादा था। अच्छा।
अब आज का जो मॉडर्न टाइम देखते हैं, जो जैसे जेन ज़ी आ गए या आपके जो यंगस्टर हैं, आप समझिए ईयर 2000 से इट्स अ मिक्स ब्रैकेट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स। हुँ, मतलब आप इसको ऐसे कंपेयर कीजिए कि एक सेक्टर है जो प्राइस को देखता है, हुँ, एक सेक्टर है जो डिज़ाइन को देखता है, हुँ, एक सेक्टर है जो ट्रस्ट को देखता है। हुँ, जैसे आपके जो फ पुराने कस्टमर हैं वो ट्रस्ट को देखते हैं, हुँ, वो फिर आपसे वो सेम डिज़ाइन कस्टमाइज़ हुँ, करवा लेते हैं। जो एक अपना जैसे आजकल एमएनसी के जो यंगस्टर्स हैं, जो एमएनसीज़ में काम करते हैं, वो ट्रस्ट भी देखते हैं, डिज़ाइन भी देखते हैं, उनको प्राइसिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। हुँ, एक आप रूरल रूरल एरिया के कस्टमर्स को देखते हैं, वो ज़्यादा प्राइसिंग को देखते हैं। वो हुँ, फिर डिज़ाइनिंग में नहीं घुसते, वो कहते हैं कि हमें तो वी आर बाइंग गोल्ड, हुँ। दे डोंट बाय सस्ता कौन-सा है? सस्ता कौन सा एंड दे बाय देन दे डोंट बाय डायमंड। इट इज़ हार्डली 1% ऑफ देम दे बाय डायमंड। अच्छा गोयल साहब, कुछ साल पहले तक अगर हम गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट हमें सुनने में मिलता था। हुँ। लेकिन अभी शायद 14 कैरेट या और कुछ ऐसे इस तरीके के गोल्ड के कैरेट्स या डिफरेंसेस भी आ गए हैं, या ये पहले भी होते थे? पहले 22 होता था, 18 में डायमंड ज्वेलरी जो होती थी और 22 कैरेट में प्लेन गोल्ड ज्वेलरी होती थी। फिर ये सिंस ईयर 2010 के जब प्राइसेस बढ़ना चालू हुए, देन 14 कैरेट ज्वेलरी वाज इंट्रोड्यूस्ड ओके, एंड इट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन नाउ 9 कैरेट ज्वेलरी हैज बीन आल्सो अप्रूव्ड बाय बीआईएस। ओके। तो रीजन बिहाइंड द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड द गोल्ड प्राइसेस की वजह से वो ज्वेलरी इज नॉट getting affordability by various but different segments. And the other thing is जो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, जैसे यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, या आपका हम कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज हो गया, वहाँ पे 4 कैरेट की भी ज्वेलरी आती है। अच्छा, और शायद 4 कैरेट या और 9 कैरेट की तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी होती होगी पहले। एंड वी ज्वेलर्स आर वेरी हैप्पी क्योंकि 9 कैरेट ज्वेलरी हैज बीन अप्रूव्ड बाय बीआईएस। तो अभी मार्केट में उसके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का सेल परचेज़ स्टार्ट हो गया 9 कैरेट का? There is a it will take some time अच्छा। because इसमें 9 कैरेट gold gets हुँ, very hard, and every customer needs rose gold or white gold in it. हुँ, That gold gets very hard हुँ, manufacturing में। हुँ, तो उसमें ज्वेलरी नहीं मिलेगी। हुँ, There is lots of customizations going in it. हुँ, हुँ। गुल साहब, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया प्राइसेज़ 2010 के बाद एक एस्केलेशन आया था हुँ, और हमने 2024 के बाद भी एक मेजर एस्केलेशन देखा हुँ, हुँ, प्राइसेज़ में। ना सिर्फ गोल्ड, हमने सिल्वर में भी हाइक देखा। हुँ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सिल्वर, गोल्ड एक ज्वेलरी है, एज़ ए ज्वेलर की नज़र से मैं पूछना हुँ, चाह रहा हूँ। हुँ। सिल्वर, गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है? ट्रेडिशनल वैल्यू समझे तो गोल्ड एंड सिल्वर वाज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। हमारे पूर्वजों ने गोल्ड की जो ज्वेलरी ली है एज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट ली है कि घर में ज्वेलरी पहन भी ली एंड इट इज सिक्योर्ड फॉर फ्यूचर। आपको एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ कि मराठास में या अपने महाराष्ट्र साइड पे जो किंग्स थे, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो कहते हैं आप कि भगवान की मूर्ति को सोने का पतरा चढ़ाते थे। हुँ, रीजन बिहाइंड वो था हुँ, कि कभी उनकी किंगडम में हुँ, कुछ अटैक हो जाए या फंड्स चाहिए तो वो भगवान की मूर्ति से निकाल के गोल्ड निकाल के हुँ। वो अपने नेशन के लिए इन्वेस्ट करते थे अपने फॉर वार। क्राइसिस में उनके काम आ हाँ, जाएगा। क्राइसिस में कम। शायद हमारे एंसेस्टर्स में वो कॉन्सेप्ट चला हो। मेबी। हमने ज्वेलरी पहन भी ली हुँ, और जरूरत पे बेच भी दी। हुँ, बिकॉज गोल्ड इज वन थिंग विच कैन बी सोल्ड ओवरनाइट, हुँ, particularly the physical gold. हुँ, Either it's for education, either it's for buying property, हुँ, either is for unforeseen reasons like health issues. मेबी। तो ये चीज़ सिल्वर में रही। हुँ, आजकल की यंगस्टर्स का ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो गया है। हुँ,
वो क्या करते हैं कि दे बाय लाइट ज्वेलरी फॉर वियरिंग, एंड उसके अलावा दे बाय फिजिकल गोल्ड और दे बाय ईटीएफ, दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे डू। कुल साहब, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड जैसा आपने समझाया हमें, और अभी मेजर प्राइस हाइज हमने देखे, जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं पहले, सिल्वर और गोल्ड दोनों की बात करें आज। अब क्योंकि वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026, क्या आप सोचते हैं कि अभी भी राइट टाइम है गोल्ड बाय करने का, इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक होने के बाद भी? देखिए, मैं आपको एक अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ फैमिली की। जब हम स्कूल में थे तो गिन्नी शायद 1500 रुपए की आती थी। तो आप समझो 1500 की गिन्नी आती थी तो रेट क्या रहा होगा? हम्म 300 रुपए तोला। हम्म हमारे पास आज भी हमारे नॉन कस्टमर्स आते हैं 3 जनरेशन से, जी हमने आपके दादाजी से 300 रुपए तोला में गोल्ड लिया था। अच्छा। और मेरी खुद शादी थी हम्म तो 7,000 रुपए किलो था। हम्म अब सॉरी, 7,000 रुपए तोला। हम्म तो आप ये देखिए कि गोल्ड आज करीबन 1.5 लाख रुपए है। हम्म गोल्ड विल नेवर depreciate in long term. हम्म When I joined the business, they in 1997, हम्म there was certain depression in the market in the gold. हम्म The gold dipped from around 7,000 to 3,800 per 10 gram. हम्म हम्म That was a बिगेस्ट uh, फॉल। उसमें कुछ मिक्स्ड रिएक्शंस थे जूलर्स के, कस्टमर्स के, गोल्ड और डाउन जाएगा। बट जीत में कौन रहा? जिन्होंने 3800 में भी लिया, जिन्होंने 4,000 में भी लिया, और वो 1.5-2 साल में 10,000 हो गया। आज आप देखिए 1.5 लाख हो गया। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कितने भी रिकॉर्ड टूट जाएं, नए रिकॉर्ड्स फ्यूचर में अभी हमें दिखने वाले इसका हैं ग्राफ ऐसे चलता है, आप लॉन्ग टर्म में ग्राफ कि देखिएगा बढ़ेगा ही ना, बढ़ेगा। कोई ऐसे कि नहीं जाएगा कभी। अगर ऐसे गया तो उतनी स्पीड से ऊपर जाएगा। ये 2026 में वॉर की वजह से वी आर सीइंग अ डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रूड गोइंग अप, and the other nations are taking back the gold from USA from their vault for their own reasons. तो हाँ, हमारी ये कैलकुलेशन है, मतलब मेरी ये कैलकुलेशन है, कुछ पीरियड तक गोल्ड डिस्टेबलाइज होगा, अप एंड डाउन चलता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में जब तक हमारे बच्चे शादी करेंगे, गोल्ड शायद अनटचेबल हो जाए, अनवेरेबल भी हो सकता है। कोयल साहब, एक आम आदमी की नजर से देखें तो गोल्ड का रेट कैसे पता कर सकते हैं हम? अगर गूगल पे लिखते हैं गोल्ड रेट, आज का टुडेज गोल्ड रेट करते हैं, तो कुछ फिगर आ जाती है, लेकिन हम ज्वेलर की शॉप पे चेक करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। तो ये हर रोज का गोल्ड रेट कैसे चेक कर सकते हैं? You can take the Google rate as benchmark. ओके। When there was no Google, the rate used to come in the newspaper. हम्म That was the previous date rate because the newspaper has to be printed in the morning, राइट early morning. राइट। So it was a reflective rate of कि आज क्या रेट होगा। अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, जैसे आप गोल्ड रेट देखेंगे, पहले इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स चलता है, तो एवरी सेकेंड गोल्ड रेट चेंज होता है, मिली सेकेंड में आपका अप एंड डाउन होता रहेगा। जब से इंडिया में एमसीएक्स आया, इट्स इंडिकेटिव रेट कि ये होगा, एंड दिस गोल्ड रेट एंड सिल्वर रेट इज कमांडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जैसे आपने ये देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये न्यूज़ कहीं हद तक सच हो, the US Iran war was started during Ramzan. मेरा ये मानना है कि जितनी अरब कंट्रीज के गोल्ड था, वो दे हैड टू सेल इट देयर टू, बिकॉज एवरी ट्रेडर हैज अ लिमिट। तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। जैसे आप दिवाली पे आते आते अब डिमांड बढ़ जाएगी, मैरिज सीजन में डिमांड बढ़ जाएगी, ऑल ओवर इंडिया, इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड बढ़ जाएगी। तो एवरी एंड गोल्ड एंड सिल्वर कुछ टाइम में रेयर मेटल हो जाएगा। गोयल साहब,
आपके हिसाब से, क्योंकि आपका अनुभव इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, कि जब कस्टमर गोल्ड बाय करता है कहीं पे भी, चाहे वो ऑर्नामेंट्स खरीदे या कॉइन्स खरीदे, क्या गलती कर सकते हैं वो सोना खरीदते हुए? देखिए, इसके अंदर एक बात होती है कि नॉट एवरीथिंग व्हिच इज़ सोल्ड चीप इज़ अ प्योर गोल्ड। हुँ, एक बिज़नेसमैन, चाहे कोई एमएनसी ले लें, चाहे इंडस्ट्री ले लें, चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लें, हुँ, मनी इज़ टेकन हुँ, आउट फ्रॉम द कस्टमर्स पॉकेट। हुँ, तो टू इंश्योर द प्योरिटी, हुँ, यू शुड, आपको कोई सस्ता भी दे रहा है तो यू शुड चेक देयर प्योरिटी हुँ, फर्स्ट। वो आपको कोई ग्लिच तो नहीं कर रहा, हुँ, because there are so many things when you go inside the industry and you work over so many years, you know कि कहाँ पे कुछ हो सकता है। Purity is the first criteria, then trust is the another criteria, and the pricing is the other another criteria. आप any investor, as an investor or as a रिटेल कस्टमर, यू शुड इंश्योर ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका सही बैठता है, आप तभी लीजिए। गोयल साहब, अगर हम बिगेस्ट डिफरेंस की बात करें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी की, खास करके इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तो क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें? अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, उसमें आपको थोड़ा प्योरिटी इश्यूज आएंगे आज की डेट में। हुँ, प्योरिटी इश्यूज इससे आएंगे कि देयर देयर कैन बी माइनर प्योरिटी इश्यूज जो आपको पता भी नहीं चलेगा। हुँ, जो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, हुँ, तो उसमें क्या होगा कि दे इंश्योर दे गिव द राइट प्योरिटी। हुँ, जो व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू एग्जांपल। Someone is giving you a chain for 12% making, fine, and someone is giving you a chain for 25% making over the gold rate, ओके, ठीक है। आपको जो 12% से भी सस्ता दे रहा है या 8% से भी सस्ता दे रहा है, आप एक बार तो सस्ता ले लोगे। आप ये देखिए कि आप 25 साल के बाद आपके फ्यूचर जनरेशन जब उसको एक्सचेंज करेंगे या बेचने जाएंगे, आपकी कोई पीओटी में ग्लिच हुआ तो आपका कितना परसेंटेज में नुकसान हुआ, प्रो डाटा देखिए आप। जैसे आज भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमारे पास पुराना गोल्ड है, क्या करें? व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट, जो आपके पास पुराना गोल्ड है, आप उसको मेल्ट कराइए, कंसोलिडेट कीजिए। और बिकॉज उसका रीज़न ये है कि 5-10 साल के बाद आप ये देखिए कि प्रो डाटा आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गोल्ड विल एस्केलेट विद इन 5 to 6 years। यू वी कैनॉट इमेजिन द प्राइस, गॉड नोस अबाउट इट। गोयल साहब, हमने आपसे सोने की बहुत बातें की, अभी और भी करेंगे, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स में क्या डिफरेंस है और लोग इसको कैसे समझें? लैब ग्रोन डायमंड्स और नेचुरल डायमंड्स आर टू वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। हुँ, नेचुरल डायमंड इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, हुँ, रफ डायमंड को हुँ, उसको काट के उसकी कटिंग करते हैं। हुँ, लैब ग्रोन डायमंड इज लाइक आईवीएफ, अ बेबी ऑफ अ डायमंड। हुँ, उसका सीड लेके उसको 45 to 50 डेज उसको लाइक हुँ, इंक्यूबेटर में रखते हैं, मशीन में, फिर उसकी कटिंग करते हैं। हुँ, अब लैब ग्रोन डायमंड, दीज टू आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ डायमंड के प्राइसेस जरूर गिरे हैं लैब ग्रोन की वजह से, बट दिस सेम लैब ग्रोन डायमंड वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न कंट्रीज क्वाइट अ लॉट बिफोर दैट। हुँ, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया है कि दे आर टू सेगमेंट्स, technically we call it three segments. हुँ, There's one segment who does not want to buy lab grown हुँ, because उसकी कोई रीसेल वैल्यू अभी नहीं है, और शायद आई डोंट नो, हुँ, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि वी सजेस्ट, इफ यू से आई वी वांट टू बाय लैब ग्रोन डायमंड्स, हुँ, your first piece of jewelry and engagement ring should be a natural diamond, हुँ, like
few things like bangles or first set or bridal set should be here. तो ये कैसे अब डायमंड को लेकर के पता कैसे चले ये नेचुरल डायमंड है या लैब ग्रोन डायमंड है? There are two things कि you should buy a certified jewelry first. Hmm. Either it's lab grown or either it's Hmm. a natural diamond. तो सर्टिफिकेशन पे ऑथेंटिकेटेड होगा। हाँ जी। हम्म। उसका एक आइडेंटिफिकेशन लैब ग्रोन का क्या होता है कि लैब ग्रोन इट शाइन्स अ लॉट बेसिकली अच्छा। कंपेयर टू द नेचुरल डायमंड। हम्म, कहने का मतलब ये है कि आपको जो बहुत ही ज्यादा चमकीला हम्म, डी कलर का दिखे डायमंड पहना हुआ है तो- तो लैब ग्रोन है। हाँ गोयल साहब क्योंकि प्राइसेस पकड़े नहीं जा रहे, क्या ये कारण है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो डिमांड है वो बढ़ गया है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्चुअली जो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी है उसको अफेक्ट कर रही है? इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट सेक्टर इज यंगस्टर्स हम्म। they do not want to when I entered the industry we used to go to our shop in during holidays जब हम स्कूल में जाते थे या आफ्टर द कॉलेज हम 2:30-3 बजे the family used to buy complete 5 sets चूड़ी अंगूठी टीका सब लेते थे अब वो चीज घट के 1 या 2 आइटम पे रह गई है क्योंकि यंगस्टर्स डू नॉट वांट टू बाय वेरी हैवी स्टफ नाउ तो उसमें क्या हो गया है कि जो वो ज्वेलरी ले रहे हैं वो सब लाइट वेट ले रहे हैं जो लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं साथ में दे आर बाइंग गोल्ड उनकी प्रेफरेंसेस अलग हो गई है नाउ दे वांट टू बाय उनकी जो पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो गया हमारी जनरेशन तक शायद हम अपनी जनरेशन में गोल्ड को प्रेफर करेंगे rather than going on some other thing. जो आगे वाली जनरेशन will go for something else. आज की जनरेशन में they buy 1 or 2 sets. They then buy artificial for bridal set क्योंकि वो कहीं पहन नहीं सकते उसमें कल्चर का बड़ा इफेक्ट आया पहले सबकी जॉइंट फैमिलीज होती थी मैरिजेस होती थी तो सब पहनते थे अब वो चीज़ अगर उन्होंने सपोज 150 ग्राम का सेट ले लिया न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई वो कितनी बार पहनेंगे so the shift of the culture has also affected the artificial jewelry or lab grown jewelry or natural diamond jewelry or gold jewelry. अच्छा गोयल साहब आज ज्वेलरी ऑनलाइन मिल रही है अब क्योंकि हर चीज ऑनलाइन मिलती है तो ज्वेलरी भी ऑनलाइन मिल रही है आपके हिसाब से कितना सेफ है ज्वेलरी ऑनलाइन बाय करना? ज्वेलरी ऑनलाइन बाय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आई हैव नो एक्सपीरियंस अबाउट फॉरेन कंट्री बट जो स्कैम्स इंडिया में होते हैं मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कोई पर्टिकुलरली करता है तो दैट इज नॉट फिजिबल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वी यूज्ड टू सेल ज्वेलरी ऑनलाइन एंड वी यूज्ड अब नहीं बेचते? अब नहीं बेचते अब ऑफलाइन बेचते हैं। हाँ ऑफलाइन reason behind we used to sell the jewelry online and the customer used to reject technically and when we used to receive the jewelry it was a copper chain अच्छा चेंज हो जाता है change हो जाता है and there is no मतलब you fight with the online companies आप जिस भी पोर्टल पे कर रहे हैं और दूसरा ये है कि आपको वो ऑनलाइन क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा दैट इज वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर एग्जाम्पल आपको फ्लिपकार्ट गोल्ड बेच रहा है तो फ्लिपकार्ट इज नॉट अ बायर अल्टीमेटली यू बाय सपोज यू बाय समथिंग फ्रॉम गोल्ड jeweler the gold jeweler is bound to buy it under different conditions so that is more trustworthy aspect of the buying jewelry offline. जैसे अभी आपने पहले बताया था कि एक चेन पे किसी ने 12% की मेकिंग ली और एक चेन पे किसी ने 25% की मेकिंग ली ओवर द गोल्ड रेट तो जब हम बात मेकिंग चार्जेस की करते हैं क्या मेकिंग चार्जेस
डिफाइन करने का कोई थंब रूल होता है या मेकिंग चार्जेस फ्रॉम ज्वेलर शॉप टू ज्वेलर शॉप चेंज हो जाती है? इट चेंजेस फ्रॉम jeweler टू jeweler बिकॉज हम उसे कहेंगे कॉस्ट फैक्टर, हम्म, indirect cost of the jeweler or industry player. फॉर एग्जाम्पल, आपके डायमंड की रिंग यहाँ पे 50,000 की लेंगे, हम्म, आपको वही डायमंड की रिंग यूएसए में 80,000 की मिलेगी। हम्म, रीजन बिहाइंड, यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हम्म, एक जूलर के लिए वो कम है। हम्म, वहाँ पे वो सैलरीज पर आवर दे रहे हैं। हम्म, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। हम्म, और कौन सा जूलर की इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, वो क्या हम्म, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, हम्म। दैट्स सो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट। Well, sir, why are organized jewelry companies receiving strong investor interest in the stock market? Like, say, for example, अभी we have seen in the latest past, पिछले 1.5 महीने की जैसे कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, तो इन्वेस्टर्स ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया भी था और स्टॉक ऊपर भी गए। तो जो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी कंपनीज हैं उनका उनके प्रति लोगों का इंटरेस्ट अच्छा रहता है। इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्टली जो यंगस्टर्स हैं, हम्म, जो तनिष्क पे जाएंगे, सॉरी ये नाम नहीं लेना, हम्म, काट देना, ठीक है। जो एक ब्रांडेड ज्वेलरी स्टोर पे जाएंगे हम्म, तो उनको ज़्यादा एश्योरेंस है। हम्म, एक सेगमेंट वो है कि दे डू नॉट वांट टू स्पेंड सो मच, हम्म, तो वो किसी फैमिली ज्वेलर पे जाएंगे या हम्म, कोई, दैट वे इट वर्क्स। हम्म, दूसरा ये है कि इन दिस करंट सिनेरियो, हम्म, गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट हम्म, फॉर एनी कंपनी, क्योंकि उसकी अल्टीमेटली प्राइस तो ऊपर ही जानी है। हम्म, रॉ मटेरियल की तो कॉस्ट बढ़ ही रही है ना। हम्म। सो इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एनी कंपनी। गुल साहब, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम और जूलर्स के भी आईपीओस देख सकते हैं और ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज आ सकती हैं? आ सकती है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, क्या आने वाले टाइम में हम गोयलदा जूलर्स का आईपीओ देख सकते हैं? यूनिवर्स ने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा तो पक्का। तो प्लानिंग है? नॉट येट, जैसे यूनिवर्स कहेगा फिर वैसे करेंगे। आपने ना नहीं की, तो मैं इस पे ही एक सवाल और कुछ पूछना चाहूंगा। ऐसा कौन सा माइलस्टोन होगा जिसे टच बेस करके आप कहेंगे कि अब हमारा आईपीओ आएगा? I have no answer that because this seed of IPO has been planted by you. ओके। So अपॉर्चुनिटी क्या आती है, यूनिवर्स क्या हमें क्या देता है लॉन्ग टर्म में, ऑल डिपेंड्स ऑन इट। और हमारी फिर मैनिफेस्टेशन भी होती है। गोयल साहब, अगर हम एक फैमिली की बात करते हैं, एक फैमिली में एक वेडिंग है, उनको उस वेडिंग के लिए ज्वेलरी प्लान करनी है, तो एज ए जूलर आज के टाइम में जब प्राइसेस भी आए हैं और आपने कहा कि आज के यंगस्टर्स हैं वो लाइट वेट में भी थोड़ा सा समझते हैं चीज को और मिक्स लेते हैं, आर्टिफिशियल भी लेते हैं और सब चीजें हैं, तो एक फैमिली कैसे प्लान करे आज अगर वेडिंग ज्वेलरी की बात करते हैं, तो एक उसका बजट कैसे प्लान करे? ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एवरी फैमिली हैज टू डिसाइड अ बजट कि हमारी इतनी वेडिंग की कॉस्ट है, मुझे इतनी ज्वेलरी में डालना है। हम्म, और हम ये प्रेफर करते हैं जो ब्राइड एंड ग्रूम है हम्म, उसको क्या चाहिए, आप उस पहले उसकी प्रेफरेंस लो, हम्म, फिर आप किसी ट्रस्टेड ज्वेलर पे जाओ हम्म, एंड एक ज्वेलरी पोर्टफोलियो बनाओ। हम्म, आप उनसे पहले आधे घंटे बात करो, 15 मिनट बात करो हम्म, कि वी वांट टू स्पेंड एक्स अमाउंट ऑन ज्वेलरी इन वेडिंग। हम्म, और उसके अंदर फिर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर कोई फैमिली आई, हम कहेंगे आप इंगेजमेंट रिंग नेचुरल डायमंड की लो। पहली बात, आप कोई, जैसे आप इंगेजमेंट में सेट देते हैं, आप कोई लाइट सेट दो ताकि आपकी हर चीज़ बढ़ती रहे। ये एक ट्रेडिशनल फैमिली का है। दूसरा होता है मॉडर्न फैमिली, उन्होंने रिंग नेचुरल डायमंड के लिए, if they have to give 5 or 6 pieces, it has to be something of the same range or same category, because that bride can wear that jewelry all throughout the year. वो फिर ऐसा नहीं होगा कि ब्राइडल सेट वो
लॉकर में रह जाएगा। हम्म। आजकल ग्रूम ज्वेलरी का बहुत फैशन आ गया। हम्म। ब्रोचेस आपने देखा होगा, हम्म। बॉलीवुड में भी पहनते हैं। हम्म। और चेन्स, हम्म। हेवी चेन्स हम्म। आप जैसे काफ़ी नॉर्थर्न साइड पे आर्टिस्ट पहनते वगैरह हैं। डालते हैं। हाँ, सो एवरीथिंग हैज़ अ एस्पेक्ट टू इट। हम्म। तो आप किसी ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाएँगे या आप किसी से पूछेंगे, हम्म। तो वो आपको आइडियल पोर्टफोलियो बताएगा। हम्म। और वी आर इनटू since last 90 years very ideal, we are suggesting a very ideal jewelry portfolio हम्म। which cater to the needs of the family, हम्म। and उसमें आपको लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन मिलती है। हम्म। हम ये नहीं कहते कि आप उसमें हम्म। फैशन ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसके अंदर एप्रिसिएशन होगी, हम्म। बट एवरीथिंग हैज अ रेशो टू इट। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट कंसल्टेंसी होगी। हाँ जी, तो गोयल द ज्वेलर्स प्रोडक्ट कंसल्टेंसी भी देता है। रिटेल ज्वेलरी में भी देता है, फैमिली में भी देता है, सोशल ओकेजन्स पे सब पे देता है। हम्म। जैसे वेडिंग हो गई, एंगेजमेंट हो गई, और बेबी शॉवर हो गया। तो उसमें हम उस कंसल्टेंसी में हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसके बेसिस पे हम बजट डिफाइन करके फिर हाँ, खरीद सकते हैं। वी कैन सजेस्ट सो मेनी थिंग्स। हम्म। और इसके एक वी आल्सो डू प्रोडक्ट कंसल्टेंसी फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज, हम्म। लाइक वी डू फॉर वेरियस एमएनसीज, हम्म। बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर इज अ वेरी lucrative items for हम्म। the stakeholders of the company. गोयल साहब, अगर बात कॉर्पोरेट गिफ्टिंग की करें हम, तो गोयल द ज्वेलर्स कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या कुछ ऑफर कर रहा है, या किस तरीके के क्लाइंट्स गोल्ड एंड सिल्वर की कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पसंद करते हैं? मैं आपको भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। माय कॉर्पोरेट गिफ्टिंग वाज पर्सनल, व्हाट माय ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर या फादर करते आए हैं। My personal corporate gifting was when I was the house captain of my school, and it was a farewell for the house members, 12th क्लास, ओके। 12th हाउस class. मेंबर्स। They were about 80, 70 students. ओके। I went to house master. हम्म। Sir, uh, are you planning to give something to your students? हम्म। Something memorable? हम्म। Said, what can we give? We can give something हम्म। other things. हम्म। Because, sir, in your budget, I can give you silver coin. अच्छा। So I got my grandfather हम्म। helped me in manufacturing with the coin of with the school and the house name on it, ओके। and that was a very a touchy thing for me. हम्म। So that was I felt something is corporate gifting is not you are going giving gold or silver. Hmm. You are giving memory. You are giving appreciation for their hard work they have contributed to your organization. Hmm. Be it a customer, Hmm. be it your vendor, Hmm. be it your staff, Hmm. or any fourth, maybe your investor. Hmm. So it's like हम उसे कहते हैं कि एक रिश्ता, Hmm. एक a male and a female corporate spends almost 70% of the day Hmm. after the age of 18 Hmm. in their profession. Hmm. तो वो कुछ अपने घर में रखें, लॉकर में रखें, Hmm. उनको याद आए। Hmm. That's the most memorable thing Hmm. we got it. You supply gold and silver coins and Hmm. gold jewelry to various companies Hmm. who recognize this staff for hard work and their contribution Hmm. and their stakeholders. Hmm. So we value that so much. Amazing. Reason behind, because of your stakeholders, Hmm. this this industry is working, Hmm. this nation is working, this world is तो working, ऐसे world economy is working. तो ऐसे कौन से कॉर्पोरेट्स ने आपसे अभी तक इस तरीके के एंग्रेव्ड कंपनी नेम या लोगों के साथ में गिफ्ट्स लिए? Huawei, Mando, अच्छा। and we had few companies, Japanese companies के साथ था। हम्म। तो कोविड में they had to back out.
हम्म, एंड वी आर डूइंग अ कपल ऑफ बिल्डर कंपनीज के साथ कर रहे हैं, हमें बिल्डर कंपनी देती है। वेरी नाइस। और इंडिया में कल्चर है दिवाली पे रिकॉग्निशन। सिल्वर कॉइन देना, हम्म, अच्छा लगता है, हम्म, हम्म, सिल्वर कॉइन मिला हम्म, हम्म, एंड द पीपल recognize it, हम्म, and still people come to us from those companies, हम्म, their ex-employees or employees, हम्म, sir we got a silver coin हम्म, and you sold it at X price, हम्म, आज ये प्राइस हो गया ना, हमें खुशी मिलती है, हम्म, 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 हमें खुद को खुशी मिलती है। हम्म, एंड हम इतनी इतनी शिद्दत से उस कॉर्पोरेट गिफ्टिंग को करते हैं हम्म, कि हम हमें हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हम्म। और रिसेंटली भी हर गिफ्ट में इमोशन जुड़ा होता है। देखिए, आप अपनी जिंदगी का 70% 18 साल के बाद हम्म, एक प्रोफेशन में बिता रहे हैं, हम्म, फैमिली से दूर है, हम्म, वो आपकी दूसरी फैमिली है, हम्म, आपको वहां रिकॉग्निशन मिलेगी तो कैसा लगेगा। हम्म, हम्म, और आपको हम क्या करते हैं, कंपनी की प्राइस के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर देते हैं, तो चीज वो होता है, हम्म, रिकॉग्निशन मिलती है। और हम आप मेरे से कोई भी रेंज कहेंगे, मेरे को एक्स रेंज में चाहिए, हम्म, मुझे 800 रुपए से लेके एक्स अमाउंट तक चाहिए, हम्म, वी कैन डू एवरीथिंग। सो तो क्या है कि ये हमें भी, मतलब मुझे तो पर्सनली प्रेशियस मेटल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आपका और हम जो उसमें ना प्रोडक्ट कंसल्टेंसी इतनी बनाते हैं कि हम उसमें उनको वेरियस ब्रैकेट ऑफ प्रोडक्ट्स दे देते हैं। हम्म, वी हैव ओवर 500 प्रोडक्ट्स अमेजिंग। और डिफरेंट प्राइस रेंज। तो उनको ऐसा एक, जैसे हम कहते हैं ना, बुके, हम्म, कोई हमसे वो कोई हमसे बोले ना बुके ऑफ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग चाहिए, हम्म। वी प्रोवाइड दैट। I'm sure you have a great future with lots of corporates coming to you because you have amazing love and emotion for corporate gifting. Really nice to hear that. गोयल साहब, अगर हम बात फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स और गोल्ड कॉइन्स की करते हैं, तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है और क्या राइट डायरेक्शन है अगर हम बात इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसे समझते हैं तो? इसके अंदर एक दो चीजें हैं। हम्म, आप जो यंगस्टर्स हैं, हम्म, दे आर प्रेफरिंग ईटीएफ हम्म, और दे आर प्रेफरिंग कॉइन्स। हम्म, रीजन बिहाइंड, ईटीएफ इज लाइक कुछ हैंडल करना नहीं है, हम्म, डीमैट अकाउंट में आएगा, उसको बेचना है। एक आपका हो गया गोल्ड कॉइन्स। हम्म, गोल्ड कॉइन्स के भी दो सेगमेंट होते हैं। हम्म, एक जो नई जनरेशन को ब्रांडेड कॉइन्स ही लेने हैं, हम्म, हम जिसकी डिस्ट्रीब्यूटर है, हम्म, तो उनको उसमें ट्रस्ट ज़्यादा है। हम्म, वी से उनको उसमें ट्रस्ट ज़्यादा है, वो एक अलग सेगमेंट है। हम्म, एक सेगमेंट वो है, उसको कॉइन्स नहीं चाहिए, हम्म। उसको उसमें ट्रस्ट ज़्यादा है, तो फिजिकल गोल्ड चाहिए। फिजिकल गोल्ड चाहिए। हम्म, एंड ऑलवेज फिजिकल गोल्ड इज लाइक, खुदा ना खास्ता आपको 12 बजे इमरजेंसी पड़ गई रात को। रात को, आप अपने फ्रेंड को बोलोगे भाई मेरे पास कैश चाहिए, चेक चाहिए, मुझे दे दे, हम्म, दे देगा। हम्म, ईटीएफ इज ऑल्सो नॉट बैड, हम्म, ईटीएफ में भी कोई बुराई नहीं है। हम्म। तो हर चीज का एक अलग वो है, सेटिस्फेक्शन कुछ लेवल। लोग गोयल साहब ज्वेलरी को ईएमआई पे भी लेते हैं, तो अगर हम बात करें, इज बाइंग ज्वेलरी ऑन ईएमआई अ गुड फाइनेंशियल ऑप्शन? इट इज अ टोटल पर्सनल चॉइस। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई तो बंद कर दी, कुछ कंपनीज ईएमआई करती हैं। इट इज अ पर्सनल चॉइस ऑफ एन इन्वेस्टर और ज्वेलरी बायर कि एक, तो मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक चीज आप समझिए कि एप्रिसिएशन ज्यादा होती है, तो ईएमआई में कोई बुराई नहीं है पे करना। जहां आप एक मर्सिडीज, जहां पे एक लग्जरी कार ले रहे हैं, एक घर ले रहे हैं, एक कार ले रहे हैं, उसमें ईएमआई दे रहे हैं। हाँ, आप प्रॉपर्टी ले रहे हो और गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं, अप्रिशिएट तो वैल्यू कर ही रही है ना उसकी। आपकी लॉन्ग टर्म में प्रॉस्पेरिटी इज द की। गोयल साहब, अगर आज कोई यंग जनरेशन से आता है एंड
कोई ऐसा एस्पिरेंट है कि मुझे ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है या हम्म फिर नया शोरूम खोलना है, हम्म रिटेल शोरूम, हम्म तो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दैट पर्सन हु इज एस्पिरेंट ऑफ बिकमिंग अ ज्वेलरी इंडस्ट्री पर्सन? See, when an youngster or startup enters a jewelry industry, they should have a USP. यूएसपी इज मस्ट। USP is must. Don't don't सब कुछ नहीं करना। सब कुछ नहीं करना। पुरानी कहावत है ना, चादर तो उतनी है, ओढ़ोगे हम्म कहाँ तक ओढ़ोगे? हम्म। क्योंकि आप जितनी यूएसपी रखोगे, हम्म, आप उस पे फोकस कर पाओगे। हम्म, आप जितना फोकस कर पाओगे, आप उतनी उसमें ग्रोथ कर पाओगे। हम्म। दैट इज द की टू सक्सेस इन एनी इंडस्ट्री। Well, sir, in today's era, as you know, the technology is rising. More of AI is coming. और social media पे तो जो नहीं है वो पीछे रह गया, right? So in today's era, with lots of things moving around for social media, AI and everything. So how do you see this industry is also changing with this डेफिनेटली technology rise or what? डेफिनेटली So what changes have you observed? I should say around back 5 to 7 years Hmm, before social media, आप प्रिंट मीडिया कितना स्ट्रांग देखते थे। hmm, hmm, प्रिंट मीडिया इतना स्ट्रांग था कि आप क्योंकि वहाँ पर न्यूज़ एक कल्चर था न्यूज़पेपर पढ़ने का, hmm, फैमिली न्यूज़पेपर पढ़ती थी। hmm, अब सोशल मीडिया का आ गया है। hmm, अब एक ही न्यूज़ दिन में 100 बार चलती है। hmm, तो सोशल मीडिया से एक रिकॉग्निशन फैक्टर आ गया कि ये उनसे क्या कहते हैं, एक ही बात पे जोर देना, तो यू थिंक लाइक दैट hmm, hmm, साइकोलॉजिकली। hmm, तो सोशल मीडिया हैज प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इट, hmm, वेरी बिग रोल। और दूसरा एआई इज ऑलवेज हेल्प डिजाइनिंग। और कुछ एआई टूल्स कुछ ज्वेलर्स यूज भी करते होंगे, कस्टमर प्रेफरेंसेस। hmm. कोई एडवांस बहुत ही ज्यादा यूज करे तो वो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ अ कस्टमर, फिर इसको क्या उसकी उसकी फोटो भेजनी है, क्या उसको उसको कैसे प्रमोट करना है, या फिर कौन से एरिया में प्रमोट करना है। अगर यूज करना चाहो तो इट्स अ मिरेकल। So, Goel Saab, where do you see Indian jewelry industry going down the line in next 10 years? देयर मे बी अ वेरी डिफरेंट शिफ्ट ऑन डिजाइनिंग, अ मेजर शिफ्ट। क्योंकि सब कुछ लाइट वेट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, माय प्राइसेस भी बहुत वेरिएबल हो गए हैं, हाई हो गए हैं। हाँ, माय पर्सनल थॉट इज हम्म, when we go to western countries for export purposes, हम्म, that kind of designing, that kind of display हम्म, हम्म, will will see a major shift. हम्म। इसका एक रीजन है कि rising prices of gold also. Well, Saab, how do you see silver as an investment? Silver is a very bright Before investment. you answer this, क्या हमने पीछे 1.5-2 साल जो सिल्वर में जंप देखा, जो 4 लाख रुपए टच होकर के 1 किलो चांदी शायद अभी 2.5-3 लाख रुपए के आसपास है, 2.5 लाख। टू समथिंग, इतना बड़ा शिफ्ट हमने पहले नहीं देखा था। तो इसी टाइम पे ही चांदी ने एकदम से लोगों की नजरों में आ गई है। क्या पहले भी चांदी एज ए इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री के हैं, या अचानक से लोगों को समझ में आया कि ये भी एक मेटल है जिस पे इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है? जहाँ तक मैंने रिसर्च तो किया नहीं, मेरे को जो किसी ने बताया, नाउ सिल्वर इज अ सिल्वर की एक्चुअली माइनिंग नहीं होती है, हम्म, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ओके। सो इट इज अ काइंड ऑफ रेयर मेटल। हम्म, आपने पहले पूछा था कि पीपल व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सिल्वर ज्वेलरी और गोल्ड हम्म, ज्वेलरी। तो नाउ द brides who are not shifting to artificial jewelry, हम्म, they are shifting to silver jewelry of the same designs. ओके। So you can expect a big demand in silver jewelry नियर फ्यूचर में भी। in the future. क्योंकि गोल्ड इतना कभी इतना बढ़ गया कि नॉन वेरिएबल हो गया, तो people will definitely shift to silver. The other thing is, गोल्ड में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है। हम्म,
Silver with the industrial use, it goes up and down. But I don't say you fear from silver. Hmm. If you have a long-term perspective, go for it. उसमें कोई बुराई नहीं है. क्या उतना अप्रिसिएशन है जितना गोल्ड में? एप्रिसिएशन है, बट उसके अंदर थोड़ा-सा आपको जो मार्केट प्राइस की एप्रिसिएशन मिलेगी, वो शायद गोल्ड से कम मिलेगी. हम्म, बस उससे घबराना नहीं चाहिए. हम्म. लेकिन इन्वेस्टमेंट भी तो कम है. और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ. आपने क्वेश्चन पूछा था कि फैमिली जो होती है, उससे क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है, आपके घर में बच्चा हुआ, हम्म, एवरी मंथ हम्म, बाय समथिंग, हम्म, हम्म, साल का टारगेट रखो, हम्म, पोस्ट इन्वेस्टमेंट. हम्म. Irrespective of ticket size. यस, हम्म, एज पर देयर ओन हम्म, पॉकेट साइज. हम्म, देखिए, इसमें क्या होता है कि आपके पास बैंक में पैसे आए, हम्म, तो आप क्या करोगे? हम्म, यू विल ये करना है, वो करना है, हम्म, जो को अब हर महीने आप बच्चे के नाम से गोल्ड लो ना. हम्म, एवरी इन्फ्लेशन में सब कुछ महंगा हो रहा है. हम्म, अल्टीमेटली गोल्ड ही काम आएगा एजुकेशन में, हम्म, अल्टीमेटली गोल्ड ही काम आएगा वेडिंग में, हम्म. अल्टीमेटली सब कुछ गोल्ड और सिल्वर ही काम आता है. तो गुल साहब, आपका कहना का मैं अगर मतलब समझना चाहूँ, तो rather than investing in PPF, rather than investing in FDs, rather than investing your money in saving accounts, buy every month, buy some amount of gold. Investment has to be in all the sectors of the Hmm, finances. hmm. I don't say Balancing कि everything. बैलेंसिंग एवरीथिंग. आपका हर एक चीज का रेशो होना चाहिए. Hmm, फॉर एग्जाम्पल, कोई 20% गोल्ड में डालता है, hmm, वो होगी फोर्स सेविंग. hmm, कोई 10% एफडी में डालता है hmm, कि आई मे नीड एनी टाइम आई विल ब्रेक द एफडी. hmm, आप इंश्योरेंसेस में डालते हैं या hmm, पीपीएफ में डालते हैं, hmm, दैट हैज टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट. hmm, तो कुछ लोग 20% प्रॉपर्टी में डाल देते हैं. hmm, आई डोंट. सो द इन्वेस्टमेंट हैज टू बी अ bouquet of all the investments. hmm, But I say the gold and silver should have a hmm, major part of it. hmm. गोयल साहब, आपके एक्सपीरियंस से हमने आपसे चीज़ें बहुत पूछी, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए, लेकिन एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ करना चाहेंगे. मैं चाहूँगा उसमें आंसर्स आप या तो एक वर्ड या मैक्सिमम एक लाइन में दें. वो मोर और लेस आपके इंटरेस्ट और आपके नज़रिए की बात है, ठीक है. राइट? अब क्योंकि आपका रिटेल स्टोर है, तो कस्टमर्स हर प्रकार के आते हैं. जब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सोचें, ब्राइडल ज्वेलरी या डेली वियर? Depends on the customer choice and the purpose of. आपका इंटरेस्ट किसमें? कैसा कस्टमर आपको ज़्यादा टेम्प्ट करता है? देखिए, अगर कोई वेडिंग पार्ट पे है तो ब्राइडल ज्वेलरी. अगर कोई if you have a if you're fond of wearing the jewelry, daily jewelry, ऑफलाइन स्टोर या ऑनलाइन स्टोर? offline, it has a better customer and jeweler interaction. It is a more trust. गोयल साहब, जहाँ ट्रस्ट की बात आती है, गोयल द ज्वेलर्स ऑफलाइन के साथ खड़ा है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलर इंडस्ट्री. Because it's a jewelry industry is all about trust. हम्म, When you don't meet a person, how can you get a trust? गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड? Totally depends upon the preference of the investor. वन वर्ड दैट डिफाइंस ट्रस्ट, क्योंकि आपने बोला कि इस इंडस्ट्री का बेस ट्रस्ट है, तो आपके हिसाब से वन वर्ड? Purity, प्योरिटी. assurance. Because if you sell a piece of jewelry or piece of corporate gifting that is assured uh, purity, what you are selling, that's more important. Because what happens, either you don't sell. What happens with me, if someone comes to me, you make something in lower purity of a certain product which is made in higher purity, I say no. Because as an industry,
हम्म, वो जब आगे जनरेशन्स को पास होगा हम्म। तो पूरी एज ए ज्वेलरी फैटर्निटी की रेपुटेशन खराब होती है। गुल साहब, वन बिजनेस लेसन you live by डोंट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर। and what defines your business growth? इनोवेशन, Innovation. इनोवेशन एंड प्योरिटी एंड वर्ड ऑफ माउथ। गुल साहब, अगर आपको इंडियन फैमिलीज को एक मैसेज देना हो about buying gold, building wealth, and choosing jewelry wisely, what message would you like to give to Indian families and of course to our viewers? क्योंकि आपके इस पॉडकास्ट को हजारों लोग देखेंगे, तो एक मैसेज उस लेगेसी से जो 100 साल से इस बिजनेस में। As I told earlier, we had a discussion. Start investing in gold and diamond after your marriage and the day of a child is born. Buy the jewelry they wear, and for that balance amount you wish to buy gold or silver. Reason behind it is a wealth, and by the time that your child gets 18 and they want to wear a jewelry or they are getting married, those designs, your child can buy the designs of their choice at that time of what is going on. So you are safe from inflation, the wealth is increasing, and possibly if you are more lucky enough, you are not spending a single penny from your business on your child's wedding. बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आ जाए। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि इतनी ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, यानी कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो नॉलेज आज हमसे बहुत सारी शेयर करी गोयल साहब ने। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल गेस्ट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।